चलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा हम लोग लास्ट क्लास के अंदर आईपीसी हमने स्टार्ट किया था, इंडियन पीनल कोड 1860, और जहां छोड़ा था उसके आगे आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मैं रिपीट नहीं कर रहा लास्ट क्लास का। तो हम फोर, यहाँ पे लिखा हुआ है फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। तो एक क्राइम के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो एक क्राइम के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? चार। तो यहाँ पे लिख लेना आप, चार एलिमेंट्स होते हैं। एक क्राइम के अंदर चार एलिमेंट्स होते हैं। अगर ये चार एलिमेंट होंगे तो जो क्राइम हुआ है उसमें पनिश किया जाएगा, अदरवाइज पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला लिखना, सबसे पहला ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। सबसे पहला क्या है कि वो बंदा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। सबसे पहला लिख लो, नंबर वन ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। नंबर टू क्या होना चाहिए? मैंसरिया। नंबर टू मैंसरिया होना चाहिए। नंबर थ्री नंबर थ्री क्या है? एक्ट्स रिक्वेस होना चाहिए। ये बताएंगे इसका मतलब क्या होता है, एक्ट्स रिक्वेस। नंबर फोर होना चाहिए इंजरी टू ह्यूमन बीइंग। इंजरी टू ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं कि एक क्राइम के अंदर कितनी चीजें होती हैं? एक क्राइम में चार चीजें होती हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि ये क्राइम होता कैसे है। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी। इसके बाद जो हम सीखेंगे उसमें हम ये सीखेंगे क्राइम कैसे किया जाता है। अगर आपको किसी का मर्डर करना है तो कैसे करना है, वो आपको सिखाया जाएगा आज की क्लास में। ठीक है ना, उसकी भी चार स्टेज होती है, वो भी आज आपकी क्लास में सिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग का क्या मतलब इसमें बताया गया। साथ में कोई एग्जाम्पल दिया है इन्होंने? नहीं दिया। देखो ह्यूमन बीइंग में क्या लिखता है, यहाँ पढ़ो क्या लिखता है। कमीशन ऑफ क्राइम क्या होता है? कमीशन ऑफ क्राइम का मतलब क्या होता है? आपको लास्ट क्लास में बताया था। कमीशन वर्ड का मतलब क्या होता है? कमीशन वर्ड का मतलब बताया था आपको। नहीं बताया तो बताया था यार। कमीशन वर्ड का मतलब आपको बताया। कमीशन ऑफ क्राइम से वो चार चीजें थी उसमें, क्रिमिनल इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटैक और कमीशन ऑफ क्राइम और पनिशमेंट। कमीशन वर्ड का फिर क्या मतलब बताया था?
किसी ने नहीं लिखा। So commission में तो आपने है ना? हाँ, कमीशन का मतलब ऑफेंस, कमीशन का मतलब क्या है? ऑफेंस। तो सबसे पहले कह रहा है जो ह्यूमन बीइंग है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ क्राइम, मतलब कि कोई भी आपने ऑफेंस किया है, जो आपने क्राइम किया है, इज दैट एक्ट मस्ट बी कमिटेड बाय ह्यूमन बीइंग। वो ऑफेंस, वो क्राइम किसने किया हो? ह्यूमन बीइंग ने किया। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरी बात क्या बोलता है? The human being must be under legal obligation to act in a particular manner and be physically and mentally fit for conviction in case he has not acted in accordance with the legal obligation. मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या होना चाहिए? अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन, अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन पर्टिकुलर मैनर, मतलब कि वो फिजिकली ठीक हो, मेंटली ठीक हो, और उसने क्या कर दिया? एक क्राइम कर दिया। इसमें लिखा है ही इन केस ही हैज नॉट एक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब इसका क्या मतलब? आपको लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, और अगर वो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता तो वो फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए। वेरी गुड। तो या तो आपकी क्या है लीगल ऑब्लिगेशन में, मतलब तो कई लोगों का क्या है कि भैया क्राइम करना है, और कई लोगों का क्या है कि लीगल ऑब्लिगेशन में नहीं है। उसके बाद क्या है? मैंसरिया। उसके बाद क्या है? मैंसरिया। तो मैंसरिया में यहाँ पे ना तीन बातें, आगे मैंसरिया में तीन बातें कर लो। पहली बात क्या है? इंटेंशन। पहली बात है इंटेंशन, दूसरा है निग्लिजेंस, और तीसरा है रेकलेसनेस। अच्छा एक मिनट, इसमें ह्यूमन बीइंग में एक एग्जांपल लिख लो, एक एग्जांपल लिखो ह्यूमन बीइंग के अंदर। इसमें जो ये बोला ना, इन केस ही हैज नॉट एक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब कि अगर मान लो कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई क्या है? ह्यूमन बीइंग है, बट वो क्या है? पागल है, उसने किसी का मर्डर कर दिया, या मान लो 14 साल से कम उम्र का बच्चा है, 10 साल के बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया, तो उस केस के अंदर उसको जेल नहीं होती। और 10 साल का बच्चा किसी का मर्डर कर देता है तो उसको जेल नहीं होगी। वो अलग कहानी है कि अगर उसके दिमागी हालात खराब है तो उसे कहाँ भेजा जाएगा? वो क्या होता है, नहीं मेंटल तो बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अरे सुधार केंद्र क्या होता है वो? बाल सुधार केंद्र। ठीक है, इनको पता है, ऐसी नॉलेज रखते हैं, आ रही बातें समझ में। तो दूसरा, तो यहाँ पे ये है कि भैया उसे तभी जेल होती है उस ह्यूमन बीइंग को जब वो फिजिकली और मेंटली ठीक होता है। अब किसी की दिमागी हालत खराब होती है तो पहले उसे दिमाग के इलाज के लिए भेज दिया जाता है, पहले इसका इलाज करो जरा सही से। इसमें एग्जांपल लिखो, फॉर एग्जांपल अ हॉर्स वाज किल्ड फॉर हैविंग a horse was killed for having kicked kicked a man, KICKED, kicked a man। तो एक हॉर्स ने क्या कर दिया? मार डाला। किसको मार डाला? एक आदमी को। क्यों, कैसे मार डाला उसने? एक किक मारी, वो मर गया। मूवी देखी थी ना किक, मुझे किक चाहिए, देखी थी मूवी? हाँ। अभी आपको जून में मिलेगी किक। बट nowadays comma, if an animal causes an injury, nowadays comma, if an animal causes an injury
We don't hold the animal liable. We don't hold the animal liable, comma, but its owner is liable for such injury. But its owner is liable for such injury. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मैंसरिया। मैंसरिया में ना 6 बातें। कितनी बातें? 6 बातें। तो हम उसे मैंसरिया बोलते हैं। और इन 6 में से कुछ भी होगा तो उसे मैंसरिया बोला जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज क्या है? मैं करक्स फॉर्म में बताते जाता हूँ आपको, आप लिखते जाना। वो कहता है द सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। मतलब कि ये सेकेंड एलिमेंट है क्राइम का, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और मैंसरिया का मतलब आपको पता ही है, गिल्टी इन माइंड। तो मैंसरिया क्या है? गिल्टी इन माइंड, पहली चीज होगी। दूसरी चीज फंडामेंटल प्रिंसिपल, लिखा है आपने कहीं पे? फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं लिखा ना? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पैनल लाइबिलिटी इज कंटेन द लैटिन मैक्सिमम। वो आपको लैटिन मैक्सिमम में क्या लिखा हुआ है? तो ये फंडामेंटल क्या है? प्रिंसिपल है। और लैटिन, दूसरा पॉइंट ये लिख लेना आप, पहले आप लिख लो गिल्टी माइंड, फर्स्ट पॉइंट आप लिख लो मैंसरिया में गिल्टी माइंड, मतलब गिल्टी माइंड है तो मैंसरिया है। दूसरा क्या है? लीगल मैक्सिमम वर्ड है। वो वर्ड क्या है? एक्ट्स नॉन फैक्टिमम निसी मीन सिट री। Act is non-basic. Yes, basic नियम सर बीच में गैप है इसके। हाँ, बेसिक नियम के बीच में। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स द एक्ट डज नॉट अमाउंट टू गिल्टी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द एक्ट alone does not amount to guilty। एक्ट का मतलब एक्टिविटी, एक्ट का मतलब जो आपने एक्टिविटी की है। ब्रैकेट में लिखना दैट इज एन एक्टिविटी इटसेल्फ इज नॉट अ क्राइम। एन एक्टिविटी इटसेल्फ, एन एक्टिविटी इटसेल्फ is not crime unless is not crime unless accomplished by a guilty mind, unless accomplished by a guilty mind। देखो लिखा है ना यहाँ पे। तो एक एक्टिविटी क्या है? इटसेल्फ इज नॉट अ क्राइम। वो क्राइम नहीं मानी जाएगी जब तक क्या है? अनलेस accomplished by a guilty mind, जब तक आपका उसके पीछे गिल्टी माइंड ना हो। ये लिखा देखो ना, accomplished by a guilty mind। तो होता क्या है नेहा? दो चीजें यहाँ पे,
जैसे हमने बोला मैंसरिया का मतलब गिल्टी माइंड, एक आदमी का तो है ही क्या कि मुझे मर्डर करना है, दूसरा जो आदमी है उसकी इंटेंशन नहीं है मर्डर करने की, मतलब उसने बंदूक निकाली और वो नीचे मार रहा है, जमीन में मार रहा है, तो क्या, और उसको है भी नहीं कि आपका मर्डर करना है, बस उसका क्या है इंटेंशन कि आपको डराना है, तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक एक्टिविटी इटसेल्फ इज नॉट अ क्राइम अनलेस, जब तक आपका उसके पीछे माइंड ना हो, कोई मोटिव ना हो, आप इंटेंशन ना हो आपकी, ठीक है ना। कितने पॉइंट हो गए? दो। तीसरा पॉइंट क्या है? इंटेंशन एंड द एक्ट मस्ट बोथ conquer to constitute the crime। तो जो ये यहाँ पे क्या कह रहा है, द इंटेंशन एंड एक्ट मस्ट बोथ कंस्टिट्यूट द क्राइम। इंटेंशन में और एक्ट में क्या है डिफरेंस? तो मेरी इंटेंशन है मर्डर करने की, और एक एक्ट क्या है कि जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूं उसमें मेरी इंटेंशन नहीं है मर्डर करने की। नो डाउट कि दोनों में मेरे पास रिवॉल्वर है, एक में तो मैं आपके सीधे माथे पे रख दी भैया गोली मार दूंगा, तो साफ पता लग रहा है कि मैंसरिया है, मर्डर ही करना है इसको। पर दूसरा आदमी बंदूक दिखा तो रहा है पर वो नीचे मार रहा है या ऊपर आकाश में मार रहा है, मतलब कि पहले वो डरा रहा है शायद आपको, अभी पता नहीं है कि आगे वो आपको मारेगा या नहीं मारेगा, अभी नहीं पता है, ठीक है, अभी वो आकाश में मार रहा है और नीचे मार रहा है। बात समझ में आ गई? उसके बाद तीन बातें हो गई, चौथी बात मेंटल एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेंटल एलिमेंट। मेंटल एलिमेंट मतलब दिमाग में आपके ख्याल आना चाहिए कि मेरे को इसका मर्डर करना है, मुझे क्या करना है, इसका मर्डर करना है, तो इसे बोलते हैं मेंटल एलिमेंट। तो जब तक आपके दिमाग में वो चीज आएगी नहीं, जब तक कैसे बोल दे मैंसरिया, ठीक है, इनमें से कोई भी होगा। एल्टीट्यूड ऑफ माइंड होना चाहिए, लिखा है कहीं पे यहाँ पे, एटीट्यूड ऑफ माइंड होना चाहिए। एटीट्यूड ऑफ माइंड का मतलब क्या? बताओ क्या मतलब इसमें? एटीट्यूड ऑफ माइंड का मतलब क्या? कि भैया मैं हमने क्या कर लिया, सोच लिया, हमने डिसाइड कर लिया कि इस आदमी का क्या कर देना है, मर्डर कर देना, मार डालना है इसे, मतलब डेथ हो जाए इसकी, क्या हो जाए इसकी, डेथ। इसका मीनिंग देख लिया? वही देख रहे है ना। एक्टिविटीज का मतलब रॉन्गफुल एक्ट, सिंपल क्या कर, ऐसे काम नहीं करना। ठीक है ना, रॉन्गफुल एक्ट, मोरल और सिविल। तो कहानी समझ में आ गई? उसके बाद क्या है, द एक्ट इज जस्ट नॉट फ्रॉम द माइंड ऑफ रॉन्ग डूअर बट द माइंड ऑफ द रॉन्ग डूअर इज जस्ट फ्रॉम द एक्ट। मतलब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एक्ट इज जस्ट नॉट फ्रॉम द माइंड ऑफ रॉन्ग डूअर बट माइंड ऑफ रॉन्ग डूअर इज जस्ट फ्रॉम द एक्ट।
मतलब आपने मर्डर कर दिया फिर बाद में पता लगा आपने मर्डर कर दिया। नहीं मतलब समझ एग्जाम्पल दो ना कोई। माइंड ऑफ रॉन्ग डूअर का मतलब, माइंड ऑफ रॉन्ग डूअर इज जस्ट फ्रॉम द एक्टिविटी। सोचने से नहीं होगा, आपके सोचने से नहीं होगा। आप सोच रहे हो किसी का, आप पुलिस स्टेशन जाते हो, आप बोलते हो आज ना मुझे किसी का मर्डर करना है। ये कौन है? पागल, लेके पागल पागल हो गए, ले जाओ इसे पागल। तो क्या आपको जेल में डाल देंगे? अगर आप पुलिस वालों को जाके बोल दोगे तो वही तो बात है। द एक्ट इज जस्ट नॉट फ्रॉम द माइंड। मेरा ना बहुत मन है किसी का मर्डर करना, मुझे बड़ा मन है। आज तक ना मैंने किसी के पेट में चाकू नहीं डाला। मुझे देखना है चाकू डालने के बाद खून कैसे निकलता है, आदमी मरता कैसे। मैं खुद जानना चाहता हूँ, तो खुद का कर लिया। वो सुसाइड हो जाएगा, 309 लग जाएगा, और उधर 155 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है ना, यही था ना। कहानी कुछ समझ में आ रही है? इस लाइन का मतलब है कि भैया आपके दिमाग में मुझे किसी का मर्डर करना है, और दूसरा क्या है, आपने मर्डर कर दिया है। तो मर्डर करने के बाद पता लगेगा। जो आप कहना तो चाहते हो सही, पर कह नहीं पाते हो आप। ठीक है, इनको पता होता है पर ये बोल नहीं पाते। कहानी अब समझ में आ गई। एक आदमी के ख्याली प्लान में मर्डर करना है, और एक आदमी ने मर्डर कर दिया। उसके बाद कितने पॉइंट हो गए? सर वही सब इसको बंद कर दिया। इसी को बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड। इसी को क्या बोलते हैं? कल्पेबल होमिसाइड। इसको, ये जो पैरा है हमारा, इस पैरा को बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड। और कल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या होता है? कॉजिंग अ डेथ विदाउट इंटेंशन टू कॉज अ डेथ। कल्पेबल होमिसाइड क्या मतलब होता है इसका? कॉजिंग अ डेथ कॉमा विदाउट इंटेंशन टू कॉज अ डेथ। और साथ में लिख लो मर्डर का मतलब क्या होता है। एक तो ये चीज है, इसका मतलब क्या होता है? कॉजिंग अ डेथ विदाउट इंटेंशन टू कॉज अ डेथ। मतलब तोड़ने तो हम टांगे गए थे, हम तीनों मिलके क्या तोड़ने गए थे? टांगे। और वो आदमी क्या हो गया? मर गया। तो क्या हमने मर्डर किया? नहीं, हमने मर्डर नहीं किया। हमने फिर मर्डर नहीं किया। कॉजिंग अ डेथ कॉमा विदाउट इंटेंशन टू कॉज अ डेथ। स्पीड में लिखा करो। दूसरी तरफ लिखो अंजलि, मर्डर का मतलब क्या होता है? कॉजिंग अ डेथ कॉमा विद द इंटेंशन टू कॉज डेथ, है ना। आपका पहले से माइंड में भी क्या था? मर्डर करना है, और किया भी क्या आपने? मर्डर। तो कॉजिंग अ डेथ कॉमा विद द इंटेंशन टू कॉज डेथ। कितने पॉइंट हो गए? सेवंथ में देखो क्या बोला। मैनसिया इज जस्ट फ्रॉम external conduct of the wrongdoer by applying
ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स। तो मैंसरिया कब होता है? जब रॉन्ग डूअर क्या करता है, वो चीज अप्लाई करता है। उसने सोचा मैंने मर्डर करना है और उसने मर्डर कर दिया। 7 चीजें होंगी। 8वां लिखो, मैंसरिया डज नॉट डिफाइन इन द आईपीसी। तो मैंसरिया डज नॉट डिफाइन इन द आईपीसी। तो मैंसरिया आईपीसी के अंदर डिफाइन नहीं है। कॉमा, मैंसरिया क्या लिखा आपने? मैंसरिया डज नॉट डिफाइन in the IPC, comma, but the idea underline, in it, but the idea underline in it is seen in the entire code. In it is seen in the entire code। मतलब कि जब हम पूरा आईपीसी पढ़ते हैं तो हमें हर जगह क्या नजर आता है कि किसी भी क्राइम में क्या होना चाहिए, मैंसरिया होना चाहिए। वैसे तो मैंसरिया आईपीसी में डिफाइन नहीं है, पर जब भी हम पूरा आईपीसी पढ़ते हैं तो हर जगह हमें क्या नजर आता है कि मैंसरिया होना चाहिए। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट हो जाएगा? 9th पॉइंट। चलो बहुत है इतने पॉइंट। ये केस लॉ क्या है? पढ़ना जरा इस केस लॉ के अंदर क्या हुआ। एक मिनट। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है इस केस लॉ के अंदर? That menstruation is a loose term of elastic signification and covers a wide range of mental status and condition, the existence of which gives criminal mood to actus reus. Intention, negligence, and reckless are the important form of menstruation. तो देखो मैंसरिया के अंदर वो कह रहा है कि 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। मैंसरिया के अंदर कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है? 3 चीजें। पहला, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए मर्डर करने की। दूसरा, नेग्लिजेंस। हो सकता है कि आपकी इंटेंशन तो नहीं थी मर्डर करने की, पर मर्डर हो गया नेग्लिजेंस की वजह से, ठीक है ना। और तीसरा, रेकलेसनेस का मतलब क्या? आप गाड़ी चला रहे थे, ठीक है, 180 की स्पीड में, और किसी आदमी को आपने उड़ा दिया। सोचा तो था नहीं आपने ऐसा। आप तो तेज इसलिए चला रहे थे, आपका एग्जाम था, पेपर देना था, पेपर छूट जाता, 6 महीने डिले हो जाते, ठीक है ना। आपकी नींद ही खुली है सुबह, मान लो 9 बजे पेपर है, आपकी नींद ही 8:55 पे खुली है भाई साहब, मुझे तो घड़ी पे देखते हुए शक होता होगा ये टाइम हो रहा है। रेकलेसनेस, इसलिए मैं तो क्या करता था, सबको बता देता, घर पे जितने लोग हैं और आसपास के जो लोग होते हैं सबको बताया मेरा पेपर है हाँ कल। तो अगर वो गलती से मुझे देख ले, हाँ भाई तू यहाँ कैसे, पेपर दे रहा, अच्छा चलो। तो रेकलेसनेस का मतलब समझ में आया? इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, नहीं दिया तो मैंने दे दिया, कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो 180 की स्पीड में, तो आपकी इंटेंशन तो नहीं है किसी को मारने की, पर अगर कोई बीच में आया तो आपने उसे उड़ा दिया, मर गया वो बेचारा, ठीक है ना।
तो पहली चीज यहाँ पे क्या निकल के आ गई, ये जो मेंसरिया है उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होती हैं। तो पहला क्या होता है, इंटेंशन होती है, दूसरा क्या होता है, नेग्लिजेंस होता है, और तीसरा क्या होता है, इंटेंशन। पता है क्या है, जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दिया, फॉर एग्जाम्पल बताओ क्या लिखा। Poison the food which B was supposed to eat with the intention of killing B. C eat that food instead of B and is killed. A is liable for killing C although A never intended it. मतलब देखो, एक तो हमने बोला कि मेंसरिया होता है कि आप बोलते हो मुझे मर्डर करना है, जाके मर्डर कर देते हो। अब यहाँ पे एक की इंटेंशन तो क्या थी कि भैया बी को मारना है, एक की इंटेंशन थी बी को मारना है और जहर वाला फूड दे दूंगा, पर गलती से कौन खा गया, सी। असली में बी ने कहा यार तू ज्यादा भूखा है, तू खा ले, और बेचारा ऊपर सी हो गया वो, ठीक है, ऊपर ही चला गया बेचारा। क्या बोल सकते हैं, सी मतलब कोई आदमी क्या है, किलर है, रखा तो आपने फूड इसीलिए था ना, मारने के लिए। अब वो बी खाए या सी खाए या कोई और खा ले, ठीक है ना। इंटेंशन तो आपकी यही थी ना कि किसी को आपने मारना है। बात समझ में आ गई। नेग्लिजेंस क्या चीज है और रेकलेसनेस क्या चीज है, लिखना डिफरेंस बिटवीन नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। नेग्लिजेंस में क्या होता होगा, नेग्लिजेंस में लिखा है इज नॉट टेकिंग केयर वेयर देयर इज ए ड्यूटी टू टेक केयर। नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस indicate a state of mind where there is a absence of a desire to cause a particular consequence। क्या मैं यहाँ पे वो एग्जांपल दे सकता हूँ कि एक लड़के के पापा सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उनके पास एक गाड़ी है, जो भी है मान लो वरना है उनके पास, और वो ऑफिस से आते हैं और ऑफिस से आने के बाद क्या होता है कि वो अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए, और उनका बच्चा और साथ में दो बच्चे उनकी गाड़ी में चले जाते हैं क्योंकि गाड़ी खुली हुई थी, और फिर गाड़ी अंदर से क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है, और वो तीनों बच्चे मर जाते हैं। क्या बोल सकते हैं, नेग्लिजेंस हो गई। यस, ये बेस्ट एग्जांपल है नेग्लिजेंस का। तो इस केस में सजा किसको मिलेगी, पापा को, वो जाएंगे जेल। इधर बच्चा चला गया ऊपर, उधर पापा जेल, मम्मी का पता नहीं क्या होने वाला। आ रही कहानी समझ में। तो नेग्लिजेंस में लिखो, नेग्लिजेंस द एक्टर इज नॉट अवेयर ऑफ द रिस्क, द एक्टर इज नॉट अवेयर ऑफ द रिस्क, मतलब कि उसको नहीं पता कितना खतरा है। और रेकलेसनेस में लिखना, द एक्टर मस्ट बी अवेयर of the risks involved with his actions. The actor must be aware. The actor must be aware of the risks involved with his actions.
रेकलेसनेस में क्या हुआ कि जो एक्ट करने वाला है बंदा है, जिसने वो एक्ट किया, उसको पहले से पता था कि अगर मैं रश ड्राइविंग करूंगा और कोई बीच में आ गया तो भैया कोई मर सकता है। और अगर उसको नहीं भी पता तो मान लिया जाएगा कि पता होना चाहिए कि अगर आप गाड़ी 180 की स्पीड से चलाओगे और कोई बीच में आ जाएगा तो वो मरेगा ही। आ रही बातें समझ में? तो ये कहानी है। नेग्लिजेंस में पता लग गया ना क्या हुआ। देखो ये लिखा हुआ होगा यहाँ पे कि मैंसरिया इज नॉट यूज्ड इन द इंडियन पीनल कोड, है ना, बट द आइडिया अंडरलाइन इट सीन इन द इंटायर कोड, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो ये पैरा पढ़ लेना और लास्ट में चलते चलते क्या बोल रहा है। मैंसरिया में क्या क्या वर्ड आ जाते हैं? इंटेंशनली, वॉलेंटरली, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टी, मैलिशियसली, नोइंगली, एक्सेप्ट, ये सब मैंसरिया में ही आता है। ठीक है जी। अब कुछ इसकी एक्सेप्शन है, मतलब अगर मैंसरिया नहीं भी होगा तो भी क्या होगा, मान लेंगे। तो इसमें हेडिंग में लिख लो, हेडिंग में लिख लो एक्सेप्शंस ऑफ मैंसरिया, एक्सेप्शंस ऑफ मैंसरिया। और दो एक्सेप्शंस होती हैं अगर आपको पता हो, नंबर 1 स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, नंबर 2 एब्सोल्यूट लायबिलिटी। यस और नो? तो नंबर 1 स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? नो फॉल्ट लायबिलिटी। आपके कुत्ते ने किसी को काट लिया, है ना, तो आपका तो कोई फॉल्ट नहीं है, पर आपके कुत्ते ने काटा है तो भैया इंजेक्शन तो लगवाने पड़ेंगे, कंपनसेशन तो देना पड़ेगा। और एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होता है? सर शेर पाला हमने, घर के अंदर हमने AK-47 रखी है, 2 बच्चों ने गोली चला दी, किसी को मार दिया, या मान लो अपने ही भाई को मार दिया, तो भैया आप जाओगे जेल, नो डिफेंस। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या होता है? कोई डिफेंस होता भी नहीं है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में तो फिर भी कोई डिफेंस ले सकते हो आप, और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की भी कुछ एक्सेप्शंस होती है। एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हो गया तो फिर आप लायबल नहीं हो। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे कौन कौन सी दो लायबिलिटी है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ना 3 जगह यूज होती है आईपीसी में। कितनी जगह यूज होती है? 3 जगह यूज होती है। नंबर 1 लिखो कौन सी जगह जहां यूज होती है, ये देखो यहाँ पे बताया गया। नंबर 1 है मोटर व्हीकल एक्ट। नंबर 1 कहाँ यूज होती है? ये रहा ना मोटर व्हीकल एक्ट। जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है वो 3 जगह यूज होती है आईपीसी के अंदर। मोटर व्हीकल एक्ट, दूसरा क्या है? आर्म्स एक्ट, तीसरा क्या है? एक्सक्लूसिव सब्सटेंस एक्ट। लिख ही देता हूं आपको। ये पहला हो गया मोटर व्हीकल एक्ट, दूसरा हो गया आर्म्स एक्ट, तीसरा हो गया द सब्सटेंस, हाँ, एक्सप्लोसिव एक्ट। एक्ट कैपिटल बनेगा। और चौथा है नारकोटिक ड्रग्स, नारकोटिक ड्रग्स।
ड्रग सही लिखा है ना? हाँ ठीक है। ड्रग्स एंड साइक्लोट्रोपिक एक मिनट, ओ भाई साहब, साइको एक मिनट, क्या स्पेलिंग? PSYCHOTRO substance एक्ट 1985। इसमें दिखा देता हूँ गूगल। नेट नहीं चल रहा क्या? नहीं चल रहा ना? चलने लगता है क्या? छोड़ो यार। तो यहाँ पे क्या लिखता है? जो एक्सेप्शन है मेंसरिया की, तो दो बताई थी आपको लायबिलिटी, एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी। देखो यहाँ पे आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ पे हम आईपीसी में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या बोल रहे हैं कि भैया अगर आप मोटर व्हीकल एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है या नार्कोटिक ड्रग्स है, मतलब कि अगर जैसे मान लो आपका होटल है तो आपको अपने होटल के अंदर सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए ना। वो फायर वाले, आग बुझाने वाले सिलेंडर रखने चाहिए आपको, ठीक है। फायर ब्रिगेड का नंबर आपके पास, मतलब वो हूटर बजना चाहिए अगर कहीं आग लग जाए तो आपको इस तरीके से सेफ्टी मेजर क्या होने चाहिए, लेने चाहिए। होटल में, शॉप में, रेस्टोरेंट में, केमिस्ट में, जो भी है मतलब। अब केमिस्ट में ऐसी थोड़ी ना किसी को कोई भी दवाई दे दो, ये पहले डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन तो पढ़ लो, उसमें लिखा भी है या नहीं लिखा, या ऐसे ही कोई आदमी आया आपने उसे नींद की गोली दे दी, ठीक है ना, वो भाई एक नींद की गोली नहीं, वो पूरी डब्बी खा गया, चला ही गया ऊपर सीधे। ये वाली कहानी है। तो ये कहानी कुछ समझ में आ रही है यहाँ पे? उसके बाद उसके बाद आप इसमें आ देखो ये क्या लिखा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज। सीधी सी बात है, अगर आप लॉ को इग्नोर करते हैं
नो एक्सक्यूज। ये जो बी वाला पॉइंट है, इसको आप लिखना, बी वाले पॉइंट को, वेयर इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव मेंस रिया, वेयर इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव मेंस रिया। कह रहा है डिफिकल्ट टू प्रूफ मेंसरिया। कहां पे डिफिकल्ट है मेंसरिया प्रूफ करना? जैसे मान लो हमारी काम वाली है और उसने क्या कर दिया, गोल्ड की रिंग है, उसने वो चोरी कर ली, टेबल में रखी थी, उसने चोरी कर ली, कारपेट के नीचे छुपा दी उसने। तो भैया अब आपको पता लग गया, मान लो इसने चोरी की है, तो आपको क्या करना चाहिए? पुलिस वालों को बुला लो, या तो उसको पहले समझा लो, भैया देख पता तो लग गया तू नहीं किए, क्यों? तू और मैं ही थे, 10 से 12 के बीच में तू और मैं ही थे। उसके बाद जब मेरी लड़की आई है तो उसके 1 मिनट में ही मुझे पता लग गया, जब वो अपने रूम में गई, तो वो तो अपने रूम में गई, यहाँ तो बैठी नहीं, और मैं तो सुबह से यहीं बैठी हूँ, मुझे पता है कि तू नहीं ली है। अगर नहीं बताती तो पुलिस को बुला लो। क्या बोलते हैं, व्हाट इज डिफिकल्ट टू प्रूव मेंसरिया एंड पेनल्टीज आर पेटी फाइन्स, इन सच पेटी केसेस स्पीडली डिस्पोजल ऑफ केस। जल्दी से वो केस क्या हो जाना चाहिए, सॉल्व हो जाना चाहिए ना, ज्यादा टाइम भी लगना चाहिए उसके ऊपर। एन एक्यूज्ड मे बी फाइंड इवन विदाउट एनी प्रूफ ऑफ मेंसरिया। अब वो घर से थोड़ी ना सोच के आई थी, आज तो अम्मा जी की रिंग चोरी करनी है, वो तो उसने टेबल पे देखी, काम तो वो पिछले 10 साल से कर रही है। चम्मच कटोरी तो वो डेली लेके जाती है, चम्मच कटोरी टावल, कभी कुछ ले आना कभी कुछ ले आना, लोगों को पता ही लगता हमारे टावल कहाँ गए। फैमिली बड़ी, आ रही बात समझ में? मेरी तो बनियाने गायब हो जाती हूँ, फैक्ट्री है मेरे पास, है ना। चम्मच तो बहुत होती है, चम्मच तो हमारे घर में भी होती है बहुत ज्यादा भाई साहब। हर मतलब महीने में मम्मी ये कहती थी भैया चम्मचें कहाँ गई, तो मैं तो ये नई वाली निकालो। मम्मी पहले वाली जाती कहाँ है? तो है ना, जिनके भी घर मेड आती ना बेटा, या कोई फंक्शन वंक्शन होते हैं तो बर्तन गायब हो जाते हैं, चप्पलें गायब हो जाती हैं, जिनके यहाँ किराएदार रहते हैं उनके यहाँ चप्पलें गुम हो जाती है, ठीक है ना। और अगर आप ऊपर वाले फ्लोर में रहते हो तो नीचे कहीं, मतलब जो भी, ये बहुत होता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखोगे तो अगला पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, इन केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, इसको लिख लेना आप, इन केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, इस वाले पॉइंट को लिख लेना, इन केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। तो अगर कोई आदमी पब्लिक न्यूसेंस कर रहा हो तो मुझे बताओ, उस केस में चाहे मेंसरिया है या नहीं है। मतलब एक आदमी है, 3 लड़के हैं, वो डेली हमारी बाहर, रोड के बाहर क्या है, बोतल लेके आ जाते हैं और गाना चला देते हैं 3 पैक। हमारे बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। या मान लो हमारे सीएस के बच्चों के पेपर हैं और बगल में लोग क्या कर रहे हैं, पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं और वहां गाने चल रहे हैं, वो भाई साहब इतने खतरनाक गाने कि आप कह रहे हो बताओ, हमारा पेपर है JIGL का और ये कौन सा गाना चला रखा है इन्होंने। आ गई बात समझ में? तो क्या पब्लिक न्यूसेंस है या नहीं है? आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। वैसे दिल्ली में 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक अलाउड नहीं डीजे चलाना। घर पे भी म्यूजिक चला सकते हो, पर इतनी जोर से म्यूजिक नहीं कि पड़ोसियों के कान बज रहे हो भाई, जैसे उनको लग रहा है यही बज रहा है, इतनी जोर से नहीं, अपने घर तक बजा लो, ठीक है। पता लग रहा है आसपास में छोटे बच्चे रहते हैं, अभी 2-2 महीने के, 4-4 महीने के बच्चे हैं, वो बेचारे वैसे ही डर जाएंगे। कभी छोटे बच्चे के आगे चिल्ला देना, रोने पड़ जाएगा, रोने लग जाएगा वो बेचारा, लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया, उसके आगे चिल्लाते नहीं।
कोई भी म्यूजिक जोर से नहीं चलाते, हंसते रहते हैं उसके आगे हमेशा, ठीक है, तो वो भी हंसता रहता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, ये वाला जो पॉइंट है ये है इन केस ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। इन केस ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ तो सीधी सी बात है ना, ignorance of law no excuse, a person violates a law even without knowledge, तो उसको पता नहीं है पर उसने लॉ क्या कर दिया, वायलेट कर दिया, तो फिर भैया सजा तो मिलेगी, ठीक है, चाहे आपको पता था या नहीं था। तो एग्जांपल आपके पास, हाँ, आप सीएस बन गए, आपने सेक्शन 447 पढ़ा ही नहीं था, आपको पता ही नहीं था कि हमें 10 साल की जेल हो सकती है, तो क्या कर सकते हैं, बन तो गए आप सीएस, अब आपको लॉ पता ही नहीं है, हो सकता है ऐसा कि कई चीजें आपको लॉ के बारे में पता ही ना हो, जरूरी थोड़ा ना कि सब कुछ पता होंगी। सीए का देख लो क्या हाल है, सीए अपनी रिटर्न किसी और सीए से फाइल करवाए, तो भैया तू ही कर ले, हमें तो आती नहीं रिटर्न फाइल करनी, ऐसे हालात हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक। नेक्स्ट क्या टॉपिक है, कॉर्पोरेट बॉडीज मेंस रिया, कॉर्पोरेट बॉडीज मेंस रिया, ये तो कल कराया था शायद, हाँ हाँ, चलो ठीक है, ये एग्जाम्पल पढ़ दो, क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 आईपीसी, सेक्शन 11 बोलता है आईपीसी का, और सेक्शन 11 क्या बोलता है आईपीसी का, द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी, तो पर्सन के अंदर क्या है, कंपनी भी आएगी, एसोसिएशन भी आएगी, एओपी बीओआई वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, दस द कंपनी आर कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ आईपीसी, तो कंपनीज भी आती हैं इसके अंदर आईपीसी के अंदर। अब आप कहोगे सर कंपनी में किसको, कंपनी को जेल करोगे क्या, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जेल होती है, बात समझ में आ रही है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोई भी इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, उन्हें जेल हो जाएगी, ठीक है जी, ये कहानी। एक केस केस हुआ, क्या केस का नाम है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट, क्या केस का हुआ, पढ़ना। It was held that the question whether a corporate body should or should not be liable for criminal action resulting from the act of some individual must depend on the nature of offence disclosed by the allegations in the complaint or in the charges sheet, the relative position of the officer or agent, whether the corporate body and the other relevant facts and circumstances which could show that the corporate body as such meant or intended to commit that act. हाँ जी, क्या मतलब है इसका, इट वॉज हेल्ड दैट द क्वेश्चन वेदर अ कॉर्पोरेट बॉडी शुड और शुड नॉट बी लायबल फॉर क्रिमिनल एक्शन, तो एक कॉर्पोरेट बॉडी को पनिश करना है या नहीं करना है, तो क्रिमिनल एक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्ट, मतलब कोई भी एक्टिविटी से पता लगेगा, ऑफ सम इंडिविजुअल मस्ट डिपेंड ऑन द nature of offense disclosed by the allegation in the complaint on or in the charge sheet, मतलब कि जिसने कंप्लेन की है वो कंप्लेनेंट क्या करेगा, प्रूफ करेगा, वो कंप्लेंट क्या करेगा, प्रूफ करेगा कि सर देखो कॉर्पोरेट बॉडी ने क्या किया है, यहाँ पे क्राइम किया, कॉर्पोरेट बॉडी ने यहाँ पे क्राइम किया, तो अगर उसने प्रूफ कर दिया तो जो कॉर्पोरेट बॉडी के अंदर कौन होगा, ऑफिसर होगा या कोई भी एजेंट होगा, तो उसको क्या, वो पनिश किया जाएगा, बस इस केस लॉ में ये डिसाइड। एक्ट्स रियस, इसका मतलब क्या होता है, एक्ट रियस, रॉन्गफुल एक्ट, इसका मतलब होता है फिजिकल एक्टिविटी और
some other action, physical activity or some other action. इसको पढ़ना क्या लिखा? द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम, तीसरा एलिमेंट है ये. Adversarials, a human being and an evil intent are not enough to constitute a crime, for one cannot know the intention of a man. मतलब सीधी सिंपल सी बात है, एक ह्यूमन बीइंग होने से नहीं हो जाएगा कि आप कंसिड्यूट किया आपने क्राइम किया. साथ ही साथ क्या है उसमें कि एक्ट रियस मीन्स होना चाहिए. मतलब over the act of unlawful commission must be done in carrying out the plan with a guilty intention. Acquiescence is defined as a result of voluntary human conduct which law prohibits. It is the doing of some act by the person to be held liable. An act is a willed movement of body. मतलब कि कानून आपको इजाजत नहीं देता ये काम करने की. अब कानून थोड़ी ना बोलता कि आप जाके किसी का मर्डर कर दो. तो अगर कोई कर देता है मर्डर तो भैया सजा तो मिलेगी उसको, ठीक है, वो नहीं बच सकता. ये नीचे लिखा हुआ है, ये भी पढ़ी दो एक बार. A man may be held fully liable even when he has taken no part in the actual commission of the crime. For example, if a number of people conspire to murder a person and only one of them actually shoots the person, every conspirator would be held liable for it. A person will also be held fully responsible if he has made use of an innocent agent to commit a crime. देखो, अगर आपने किसी को सुपारी दी है तो वो भी जेल जाएगा, आप भी जेल जाओगे. अगर आपने 3 लोगों ने मिलके एक या एक से ज्यादा मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलके आपस में क्या किया, क्राइम किया, किसी का मर्डर किया, तो भैया सबको उतनी बराबर जेल होगी. ठीक है. अब नो वन किल जसिका में क्या हुआ था कि जिसने मर्डर किया था उसको तो हो गई उम्र कैद, पर जो उसके साथ 2 लड़के थे उनको शायद 7 साल की जेल हुई है. ठीक है ना. अब वो उनका क्या कहना था कि सर देखो हमारे अंदर मैंसरिया कहाँ था, हमने थोड़ी ना सोचा था कि आज पार्टी में जा रहा है मर्डर कर देगा किसी का. और जब हम खड़े थे तब भी थोड़ी ना पता, वो तो जब इसने गोली मार दी तब हमें पता लगा. हाँ, नो डाउट कि हम इसके दोस्त हैं और इसके साथ गए थे, पर हमें थोड़ी ना पता कि ये उससे जा रहा है. इसलिए उनको 7 साल की जेल हुई है, वरना वो भी मर्डर के केस में फंस जाते बेचारे. अटेम्प्ट टू मर्डर भी नहीं लगा ना उनके ऊपर, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो खड़े होके बस देखते ही रह गए, बंदूक निकाल के मार दिया उतनी देर में. वो चले भी गए थे उसके साथ तो उसी की वजह से हो गया. जाना भी नहीं चाहिए था ऐसे आदमी के साथ. अब आ जाओ स्टेज ऑफ क्राइम. कौन कौन सी स्टेज है क्राइम की? अच्छा, इंजरी में आ जाओ. इंजरी रह गया. इंजरी टू ह्यूमन बीइंग, मतलब आपने मारा किसको? ह्यूमन बीइंग को मारा, तो वो क्राइम में आ जाए. लिखो द फोर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ क्राइम. द फोर्थ रिक्वायरमेंट, the fourth requirement of crime is injury to another person, is injury to another person or to the society at large, or to the society at large. The fourth requirement, the fourth requirement of a crime, the fourth requirement of a crime is injury to another person or to the society at large. Full stop. The injury should be illegally caused. The injury should be illegally caused to any person. The injury should be legally caused to any person in body, comma mind, comma reputation or property. The injury should be illegally caused
illegally caused to any person in body, comma mind, comma reputation और property। तो आपने क्या किया है, होना चाहिए इंजरी की हो किसी दूसरे पर्सन को, या तो उसकी बॉडी में, माइंड में, या रेपुटेशन में, या उसकी प्रॉपर्टी के अंदर। मतलब आपने प्रॉपर्टी में कब्जा कर लिया तो भी इंजरी बोलेंगे, चाकू मार दिया तो बॉडी हो गई, माइंड मतलब किसी को आप किसी के दिमाग की हालत खराब कर रहे हो, डरा रहे हो उसे, ठीक है ना, बार बार उसे क्या करते हो, डराते हो, या उसकी रेपुटेशन खराब कर रहे हो मार्केट में, ठीक है, तो वो सब किस में आ जाएगा, इंजरी में आ जाएगा। अब देखो आपने क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि एक क्राइम के अंदर 4 एलिमेंट होने चाहिए। 4 एलिमेंट क्या है, पहला ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, दूसरा मेंस रिया होना चाहिए, तीसरा एक्टस रिकियस होना चाहिए, और चौथा इंजरी होनी चाहिए। अब जो आपने मेंस रिया पढ़ा ना, मेंस रिया में आपने 3 पढ़े, इंटेंशन होनी चाहिए, नेग्लिजेंस होनी चाहिए, रेकलेसनेस होना चाहिए। उसके बाद आपने मेंस रिया की 3 एक्सेप्शन पढ़ी हैं। अगर आपको लिखना हो तो मेंस रिया की कितनी एक्सेप्शन पढ़ी है आपने, 3 नहीं सॉरी रादर 4 एक्सेप्शन आपने पढ़ी है, साथ में आपने केस लॉ पढ़ा है। तो 4 एक्सेप्शन प्लस एक केस लॉ, मतलब ये टॉपिक का चार्ट बनाए तो चार्ट एक बहुत बढ़िया मस्त चार्ट बन सकता है। सेंटर में हम क्या लिख देंगे, सेंटर में हम क्या लिख देंगे कि हमारे पास 4 एलिमेंट है क्राइम के, फिर उसकी पहली ब्रांच निकल के आ जाएगी कि ये जो 4 क्राइम है क्या क्या है, ह्यूमन बीइंग है, मेंस रिया है, एक्ट रिकियस है, और इंजरी है। फिर ह्यूमन बीइंग में तो आप लिख लोगे, ह्यूमन बीइंग में तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, साथ में उसमें एक एग्जांपल भी मैंने दिया। एग्जांपल क्या दिया था मैंने, देखो मैंने क्या एग्जांपल दिया था। हाँ, एक हॉर्स ने किसको मार दिया था, एक आदमी को। तो भैया हॉर्स ने मारा एक आदमी को, तो हॉर्स ह्यूमन बीइंग है नहीं, तो हाँ, तो उसका ओनर लायबल होगा, ठीक है। फिर मेंस रिया में आप आ गए, तो मेंस रिया पहले बता दो होता क्या है, फिर उसके अंदर बता दो कि आईपीसी में फॉर्म्स ऑफ मेंस रिया है, 3 फॉर्म्स होती है मेंस रिया की, इंटेंशन हो सकती है, नेग्लिजेंस हो सकती है, और रेकलेसनेस हो सकता है, ठीक है। इंटेंशन का भी मैंने एग्जांपल दे दिया था, ए ने जहर डाला था फूड में बी को मारने के लिए, पर मर सी गया, तो इंटेंशन तो आपकी मारने की थी ना, मर्डर का केस होगा आप में। नेग्लिजेंस आपको बता दिया मैंने कि भैया अगर आपके पास क्या है, शेर पाला हुआ है आपने, तो टेक केयर करो ना फिर उसकी, ठीक है ना, वरना आप ही जाओगे। और रेकलेसनेस का कार ड्राइविंग का आपको बता दिया था। उसके बाद इसकी 4 एक्सेप्शन और एक केस लॉ, मेंस रिया में 4 एक्सेप्शन और एक केस लॉ। तो पहली जो एक्सेप्शन थी वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में थी, ठीक है, जिसके अंदर आपने मोटर व्हीकल एक्ट, रेस्टोरेंट, केमिस्ट के एग्जांपल लिए, आर्म्स, इन सब के एग्जांपल आपने लिए। उसके बाद दूसरे वाले में आपने देखा इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव मेंस रिया एंड पेनल्टी, मैंने इसमें काम वाली का एग्जांपल दिया कि वो घर की चोरियां कर लेती है। तीसरे में आपने क्या देखा, थर्ड पॉइंट में पब्लिक न्यूसेंस हो सकती है। चौथे में आपने क्या देखा, वायलेशन ऑफ लॉ इवन विदाउट अ नॉलेज, है ना, यही है ना चौथा। और पांचवें में क्या आ जाएगा, केस लॉ आ जाएगा। पांचवा क्या हो जाएगा, केस लॉ आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये हो जाएगा जी आपका कंप्लीट। अब क्या आ गया नया, 4 स्टेज है, स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो एक क्राइम करने की कितनी स्टेज है, 4। पहली स्टेज क्या होती है, पहली स्टेज क्या होती है, क्रिमिनल इंटेंशन। दूसरी क्या होती है, प्रिपरेशन। तीसरी क्या होती है, अटेम्प्ट। चौथी क्या होती है, कमीशन ऑफ क्राइम और अकम्प्लिशमेंट। तो पहली जो है आपके पास क्रिमिनल इंटेंशन, मतलब कि भैया आपकी क्या है, क्रिमिनल क्या है, आपकी इंटेंशन है, आपकी, मैंने एक एक लाइन नहीं पढ़ा रहा इसमें, ऐसे आपको बताया। तो आपकी इंटेंशन है कि किसी को मारना है मुझे। एग्जांपल देखो क्या लिखा हो, कहता है इफ अ मैन ड्राइव्स इन अ रश और रेकलेसनेस ड्राइविंग वो कर रहा है,
तो भैया क्रिमिनल इंटेंशन, अब वही वाली कहानी है कि वो कहता है कि भैया मेरे को तो नहीं पता था कि कोई मर जाएगा। तो भाई अगर तू 180 की स्पीड से गाड़ी चलाएगा और कोई सामने आ गया तो मरना ही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रिमिनल इंटेंशन। इसको क्या बोलते हैं? क्रिमिनल इंटेंशन बोला जाता है इसके अंदर, ठीक है। इंटेंशन ऑफ डूइंग एनी एक्ट वंस विल, अपनी इच्छा से, या डिजायर, या वॉलेंट्रीनेस, या मेलाफाइडनेस, ये सारी बातें इसके अंदर आ रही, ठीक है। किसी ने बोला था आपको कि गाड़ी इतनी स्पीड से चलानी है? नहीं, किसी ने नहीं बोला था। प्रिपरेशन क्या होती है? प्रिपरेशन में तीन बात देखो, पहले तो सिंपल वर्ड्स में प्रिपरेशन का मतलब बताया गया। तो प्रिपरेशन का मतलब है कि भैया अगर किसी का मर्डर करना है तो उसके लिए क्या है, उसके टूल्स चाहिए, हथियार चाहिए। तो आपको लग रहा है चाकू से करना है तो आपने चाकू खरीद लिया। अब किसी के घर आप चले गए, भैया आपने मर्डर करने के लिए चाकू लिया, प्रिपरेशन कर रहे हो आप मर्डर की। वो कह रहा है असली में क्या है, हम लोग नॉन वेज खाते हैं इसलिए बड़ा चाकू ले रखा है, और हमें कई बार वो काटना होता है, क्या उसको लेमन क्या बोलते हैं, वाटरमेलन काटना होता है, ठीक है ना। या कई बार नारियल का पानी पीना होता है, नारियल छीलना होता है, काटना होता है, इसलिए इतना खतरनाक चाकू लिया। वो चाकू कौन लोग लेते हैं? जिनको मर्डर करना होता है, ऐसा चाकू मान लो, पर जरूरी नहीं है ना। अब कसाई के पास जाओगे तो क्या बोलोगे, तूने चाकू मर्डर करने के लिए लिया। तो क्या है, सबसे पहले आपकी क्रिमिनल इंटेंशन हो गई कि किसी का मर्डर करना है, फिर आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। आप उसके लिए क्या कर रहे हो? प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के अंदर क्या बोलते हैं? प्रिपरेशन मीन्स टू अरेंज, है ना, नेसेसरी मीन्स ऑफ कमीशन ऑफ इंटेंडेड क्रिमिनल एक्ट। तो मर्डर करने के लिए आप क्या कर रहे हो? वो सारे नेसेसरी टूल्स क्या कर रहे हो? तैयार करो। प्रिपरेशन इटसेल्फ इज नॉट पनिशेबल एज इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव दैट। अब यहाँ पे वही चाकू का एग्जांपल, घर में जो आपका चाकू है, कोई आदमी ये थोड़ी ना बोल सकता कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी के मर्डर करने की। इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव कि जो प्रिपरेशन है वो क्या है, कमीशन ऑफ ऑफेंस है। वो क्या है? कमीशन ऑफ ऑफेंस है। बट इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस, कुछ एक्सेप्शन केसेस भी है, मतलब कि मान लिया जाएगा, प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लिया जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं? प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखो इन जनरल आप क्या कहोगे सर? प्रिपरेशन का मतलब क्या? अरेंजमेंट करना, किसी भी क्राइम को मतलब कमीशन ऑफ क्राइम। तो किसी भी क्राइम को कमीशन ऑफ क्राइम करने के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, नेसेसरी अरेंजमेंट करनी पड़ती है। बट सर ये बहुत डिफिकल्ट होता है प्रूफ करना कि हम कमीशन ऑफ ऑफेंस कर रहे हैं। पर सर इसकी कितनी एक्सेप्शन है? 4, रादर 4 एक्सेप्शन है इसकी। पहली एक्सेप्शन क्या है? हाँ जी, प्रिपरेशन ऑफ वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो? सरकार के अगेंस्ट लड़ाई करने की आप तैयारी कर रहे हो। दूसरा क्या है? प्रिपरेशन ऑफ काउंटर फिटिंग ऑफ पॉइंट्स। आपने खुद नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए और स्टैम्प पेपर आपने बनाने स्टार्ट कर दिए। तो भैया इस केस में तो मान लिया जाएगा कि वो तेलगी का घोटाला आपने सुना होगा, है? अब्दुल कलीम नाम था उस बंदे का, स्टैम्प पेपर घोटाला, ठीक है, सुना था? स्टैम्प पेपर घोटाला हुआ है इंडिया में? नहीं, नालायक, सुन लिया आप? ठीक है, ये तो सुना होगा जाली नोट बनाए जाते हैं, तो करने लग जाओ ऐसा काम, फिर देखो कहां जाओगे आप। पोजिशिंग, अगर आपके पास मान लो अभी आपके पास क्या है, 1000 रुपए के 500 रुपए के नोट है, कौन से? जो बंद हो गए। अगर आज आपके पास पकड़े गए तो मान लिया जाएगा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या? धोखाधड़ी करने की। अब अंजलि कह रही है अब क्या करोगे धोखाधड़ी? अब तो नोट चलते ही नहीं। हाँ, हम क्या, अब कैसे करोगे धोखाधड़ी? 5 करोड़ है आपके पास, 500 वाले नोट 5 करोड़ है। आज भी लोग क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट करा रहे हैं, और आज भी कन्वर्ट हो रहे हैं। आपको नहीं पता तो हो रहे हैं आज भी कन्वर्ट। मैं नहीं करता ये काम, पर हो रहे हैं आज भी कन्वर्ट, ठीक है ना। पर वो 5 करोड़ के 5 करोड़ नहीं मिलेंगे, शायद 1.5 रुपए आपको मिल जाए, मतलब 5 रुपए बोलते हैं इनको कोड वर्ड में। मैं ये बस बता रहा हूँ, मतलब ठीक है, कैसा होता है मतलब, ठीक है। अब आपको नहीं, ये जरूरी हो ना, आपको पता नहीं है तो बस होता नहीं होगा कुछ। अभी इतनी चीजें जो मेरे को भी नहीं पता है, पता नहीं क्या क्या होता होगा। जैसे कल क्या पता लगा था, फॉल्स वेट, आप वो तोलने वाले वेट बना रहे हो, और जो उनका वेट बना रहे हो वो क्या बना रहे हो? फॉल्स बना रहे हो, गलत बना रहे हो। 1 किलो का है पर वो 1 किलो नहीं है, 980 ग्राम है। 20 ग्राम का झोल किया आपने,
भैया मान लिया जाएगा कि आपने क्राइम किया, क्रिमिनल इंटेंशन हो गई, प्रिपरेशन ये मान लिया जाएगा, इसको मान लेंगे, डीम्ड है ये, प्रिज्यूम। वो अलग कहानी बेटे, ठीक है ना। ये बोला फॉल्स वेट का मतलब कि आपने जो वेट्स बनाए हैं वो गलत बनाए हैं। मेजरमेंट एंड फॉर डॉक्यूमेंट मतलब कि वही फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स आपने बनवा लिए, प्रॉपर्टी के नकली कागज बनवा लिए, प्रॉपर्टी बेच दी किसी को, वो आदमी ने खरीद भी ली, क्योंकि जिसकी प्रॉपर्टी थी वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ 5 साल के लिए, आपको पता है कि ये चला गया ऑस्ट्रेलिया, या एक आदमी मर गया, ना कोई उसका आगे ना कोई पीछे, अगले दिन ही उसकी प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है। मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, चोरी करना। तो काम वाली ने अभी क्या किया है, चोरी नहीं की अभी, अभी तो उसने डायमंड की रिंग कारपेट के नीचे ही छुपा के रखी है कि जब जाऊंगी तो निकाल लूंगी, किसको मिलने वाली है वैसे भी, किसको पता कि कौन से रूम के कारपेट के नीचे और कौन से कोने में, और हमेशा ऐसी होता है, ठीक है ना। तो क्या तो भी आप पुलिस वालों को फोन करके बोल सकते हो कि सर देखो हम ही दोनों थे घर पे और इसने चोरी की है, हाँ तो भी आप बोल सकते हो और जेल जाएगी वो, ठीक है जी। अटेम्प्ट में आ जाए, अटेम्प्ट में आ जाए। अटेम्प्ट क्या है, थर्ड स्टेज है कमीशन ऑफ क्राइम की, और ये भी पनिशेबल है। अटेम्प्ट हैज बीन कॉल्ड एज अ प्रीलिमिनरी क्राइम, मतलब मर्डर करने से पहले। सेक्शन 511 क्या बोलता है आईपीसी का, डज नॉट गिव एनी डेफिनेशन ऑफ अटेम्प्ट। ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, ना आपने मेंसरिया की डेफिनेशन दी, ना आपने क्राइम की डेफिनेशन दी, कौन सी डेफिनेशन है आपकी, ठीक है। अटेम्प्ट की भी आप डेफिनेशन नहीं दे रहे, तो ये वर्ड तो हमारा भी बड़ा फेमस हो जाएगा। आईपीसी का क्वेश्चन आया, क्राइम इज नॉट डिफाइंड, और क्या था वो, क्या था, मेंसरिया इज नॉट डिफाइंड, अटेम्प्ट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है जी। तो अटेम्प्ट मींस, अटेम्प्ट का मतलब देखो बता रहा है, अटेम्प्ट मींस डायरेक्ट मूवमेंट टूवर्ड्स कमीशन ऑफ क्राइम आफ्टर नेसेसरी प्रिपरेशन हैव बीन मेड। तो प्रिपरेशन करने के बाद अटेम्प्ट किया जाता है। अब मैंने सारे हथियार तैयार कर लिए मर्डर करने के लिए, अब अटेम्प्ट मींस डायरेक्ट मूवमेंट टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ क्राइम, अब मैं जा रहा हूं मर्डर करने के लिए, ठीक है ना, अब मैं मर्डर करने जा रहा हूं। इसमें अटेम्प्ट में 4 चीजें हैं, अटेम्प्ट में कितनी चीजें, 4 चीजें। देखो 4 पार्ट के अंदर अटेम्प्ट को डिवाइड किया गया, अटेम्प्ट जो है वो 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, और एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, एग्जाम्पल भी दिया गया है। क्या एग्जाम्पल दिया गया, Example of these category are those offences against the state, such as waging or attempting to wage war against the government of India, assaulting or attempting to assault the president or governor with intent to compel. Those sections in which the commission of an offence and attempt to commit are dealt with the same section, the extent of punishment being the same for both offence and also attempt। मतलब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया अगर पता लग गया कि आपने क्या किया, आपने कोई क्राइम किया है, तो आपको वही सजा मिलेगी, सेम सजा आपको मिलनी है, ठीक है ना। मतलब कि आपने मर्डर किया भी नहीं तो भी आपको क्या है, उसी चीज की सेम सजा मिलनी है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी आर दोज ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट सच एज वॉर्गिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या तो आपने लड़ाई करवा दी, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट लड़ाई करा दी, या आप करवाने वाले हो,
या असॉल्टिंग और अटेम्प्टिंग टू असॉल्ट द प्रेसिडेंट, या आप प्रेसिडेंट को डरा रहे हो, या प्रेसिडेंट को मार दिया आपने थप्पड़, गवर्नर को मार दिया आपने थप्पड़, या उसे डरा रहे हो, तो भैया इस केस के अंदर क्या मान लिया जाएगा? हाँ जी, व्हेन अ पर्सन वांट टू कमिट अ क्राइम, दीज आर द फोर एसेंशियल एलिमेंट्स, ये अटेम्प्ट के, तो ये मान लिया जाएगा कि आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ये मान लिया जाएगा कि आप अटेम्प्ट कर रहे हो। अटेम्प्ट का मतलब ये था, अटेम्प्ट मींस द डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ क्राइम, है ना। अटेम्प्ट का मतलब क्या था? डायरेक्ट मूवमेंट्स। तो इसमें लिख लो आप, मैं जो चार बता रहा हूं आप लिख लो। गिल्टी इंटेंशन टू कमेंट एन ऑफेंस, इसको बोलेंगे गिल्टी इंटेंशन, गिल्टी इंटेंशन टू कमेंट एन ऑफेंस। हाँ जी, गिल्टी इंटेंशन टू कमेंट एन ऑफेंस। दूसरा क्या है? सम एक्ट done towards the commission of an offense, some act done towards the commission of the offense। और तीसरा है द एक्ट मस्ट फॉल short of the completed offense, the act must fall short of the completed offense, That was fall. short of the completed offense। The act must fall short of the completed offense। Towards the commission. Done towards commission. Commission. तो देखो यहाँ पे इसने बोला है, क्या बोला इसने यहाँ पे? पहले वाले में क्या बोला हमने? गिल्टी Intention. इंटेंशन। दूसरे वाले में हमने क्या बोला? Some act done towards the commission of offense. हाँ, तो सम एक्ट डन टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस, मतलब कि आप मर्डर करने की तरफ आप चले ही गए। ये देखो लिखा है ना यहाँ पे, दीस आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी, अटेम्प्ट टू कमेंट एन ऑफेंस, तो चले गए आप मर्डर करने, पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ। तो अगर आप मर्डर करते हो, रॉबरी करते हो, तो उस केस में आपको क्या है? उम्र कैद की सजा या हैंग टिल टू डेथ भी हो सकता है। वो केस टू केसेस देखना पड़ेगा, ठीक है ना। असली में आने वाली क्लास में आप पढ़ोगे कि किस केस के अंदर डेथ की सजा होगी, किस में उम्र कैद होनी है, वो सब आने वाले केसेस में लिखा है, या कितने साल की जेल होगी। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? द एक्ट मस्ट फॉल ऑफ द कंप्लीटेड ऑफेंस। तो भैया अगर किसी ने सुसाइड कर लिया 309 में, बाकी आपको इसकी एक्सेप्शन पता है, ठीक है। एग्जाम में अगर लिख के आना तो आप लिख सकते हो कि सेक्शन 115 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बन चुका है जो कि इसको रूल करता है, ठीक है। ये सेक्शन एबॉलिश नहीं हुआ, 309 एबॉलिश नहीं हुआ, वो 427 एबॉलिश हो गया, जो एडल्ट्री एक्ट बन गया, ठीक है ना। और ये वाला सेक्शन आज भी। और फोर्थ क्या है? देखो फोर्थ कैटेगरी क्या है, चौथी कैटेगरी क्या है?
अगर कह रहा है कि किसी भी ऑफेंस का या किसी भी क्राइम का कोई भी पनिशमेंट आईपीसी में नहीं बताया, तो वो अटेम्प्ट कहाँ पे कवर होगा? 511 सेक्शन में कवर होगा। वो कहाँ कवर होगा? 511 के अंदर कवर कर लिया जाए, बस ये बताया गया। और क्राइम की 4 स्टेज होती हैं, तो लास्ट स्टेज क्या है? कमीशन ऑफ क्राइम और अकम्प्लिशमेंट। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे? नहीं दिया ना एग्जाम्पल? लिख लो एग्जाम्पल। कमीशन ऑफ क्राइम और अकम्प्लिशमेंट का एग्जाम्पल लिख लो। A fires at B with an intention to kill him. A fires at B. A fires at B with the intention to kill him. अब बताओ कितनी बातें होंगी? 2। अब 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। A ने गोली चलाई, क्यों चला रहा है गोली? B को मारने के लिए। अब 2 बातें होंगी, या तो B मर जाएगा या तो बच जाएगा, है ना? तो पहली बात लिखो, if B dies, कॉमा, अगर B मर गया, if B dies, comma, A will guilty for committing the offense of murder. A will guilty for committing the offense of murder. Committing the offense. Committing the offense of murder. और दूसरी साइड क्या है? If B is only injured, if B is only injured, comma, it will be a case of attempt to murder. If B is only injured, comma, it will be a case of attempt to murder. समझ में आ रही बात? The last stage of the commission of crime, देखो क्या लिखा है? The last stage in the commission of crime, its accomplishment. If the accused succeed in his attempt, या तो accused क्या होगा? Succeed हो जाएगा, और या तो accused क्या होगा? Unsuccessful हो जाएगा। अगर accused succeed हो गया तो क्या होगा? Commission of crime and he will be guilty of an offense. मान लिया जाएगा उसने मर्डर किया। और if he will guilty for an attempt only, मतलब कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो मान लिया जाएगा attempt to, guilty of an, क्या मान लिया जाता है फिर उसे? हाँ, फिर उसे मान लिया जाता है attempt to murder मान लिया जाता है, क्योंकि मरा तो है नहीं बंदा सामने वाला। If the offense is completed, the offender will be tried and punished. दूसरे जहां पे आपने लिखा था सक्सेसफुल हो जाएगा, वहां पे आप ये वाली लाइन कॉपी पेस्ट कर दो। अगर वो सक्सेसफुल हो गया, मर्डर कर दिया उसने, तो उस केस के अंदर ऑफेंस कंप्लीट मान लिया जाएगा, ऑफेंडर के अगेंस्ट तारीख पे तारीख चलेगी और उसे पनिश किया जाएगा आईपीसी के तहत। समझ में आ गया होगा? लास्ट पैरा क्या बोलता है? प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एंड बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? जो कंप्लेन करेगा। जो भी आदमी कंप्लेन करेगा कि हाँ भैया इसने मर्डर किया है, तो उस आदमी के ऊपर क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ है, उसे प्रूव करना होगा। तो इसलिए इन द आइज ऑफ द लॉ द एक्यूज्ड पर्सन इज इनोसेंट टिल इट इज प्रूफ अदरवाइज द प्रोसिक्यूशन। तो एक्यूज्ड हमेशा क्या माना जाता है? इनोसेंस माना जाता है जब तक प्रूफ ना हो जाए। बाकी पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है? एक एक लाइन पढ़ लोगे सब समझ में आ जाए। अब ये क्या कहानी? हाँ, पनिशमेंट कितने टाइप की है? पनिशमेंट जो है सेक्शन 53 में लिखा हुआ है।
यहाँ बताया नहीं क्या सेक्शन? पनिशमेंट जो है वो कौन से सेक्शन में बता रखा है? सेक्शन 53 के अंदर बता रखा है कि पनिशमेंट क्या होती है। पनिशमेंट कितनी बातें हैं पनिशमेंट के अंदर? 5 बातें। पहली बात क्या है? डेथ। तो आपको डेथ की सजा मिलेगी। डेथ किस में मिलती है? देखो, मर्डर के केस में, चोरी के केस में, मतलब चोरी किया साथ में मर्डर कर लिया, और आप सरकार के अगेंस्ट वॉर करने जा रहे हो, अबैटिंग का मतलब क्या होता है? अबैटिंग मीटिंग एक्चुअल कमिटेड। अबैटिंग मतलब आपने क्या कर दिया, एक्चुअल में आपने वो काम कर दिया आपने। गिविंग और फेवरिंग फॉल्स एविडेंस, आप झूठे सबूत दिखा रहे हो, और आपके झूठे सबूत दिखाने की वजह से क्या हो गया? हाँ जी, आपके झूठे सबूत दिखाने की वजह से क्या हो गया? कोई आदमी मर गया, ठीक है ना, उसको मतलब उसको मान लो हैंग टिल टू डेथ कर दिया हमने। और जो ऊपर लिखा था ना अबेटिंग, उसका मतलब हेल्पिंग। अबेटिंग का मतलब होता है हेल्पिंग, मतलब आपने किसी के साथ हेल्प की है मर्डर कराने में। तो भैया ठीक है, फिर तो आपने भी मर्डर किया और उसने भी मर्डर किया। अगर उन लड़कों को पहले से पता होता कि वहां जाएगा और उसको जसिका को ये गोली मारेगा, तो फिर तो भैया उनको भी मर्डर का ही केस लगता है। गोली भले ही उसने चलाई, अब तीनों थोड़ी ना गोली चलाएंगे, है ना। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ माइनर और इनसेंट पर्सन। तो आपने अबेटमेंट का मतलब पता लग गया आपको, हेल्प की आपने क्या कराने में? सुसाइड कराने में। और अटेम्प्ट मर्डर बाय अ लाइफ कन्विक्ट मतलब बताओ। अरे अगर अटेम्प्ट मर्डर करोगे तो आपको लाइफ क्या क्या बोलते उसे, वो जेल, उम्र कैद हो जाएगी, तो उसको एक और वर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको उम्र कैद कर दी जाएगी, जेल की सलाखों में आपको उम्र तक रखा जाएगा, ठीक है ना। कैपिटल पनिशमेंट लिखा था ना, ये कैपिटल पनिशमेंट ऑफ फॉलोइंग ऑफेंस। कैपिटल पनिशमेंट ऑफ फॉलोइंग ऑफेंस का मतलब होता है डेथ सेंटेंस। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? डेथ सेंटेंस। देखो जो भी वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया, बाकी आप पढ़ोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो कैपिटल पनिशमेंट वर्ड का मतलब था डेथ सेंटेंस। इसमें 3-4 केसेस हैं। देखो लिख दिया ना, 2 कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरी हैं जहां पे डेथ सेंटेंस दिया जाता है। और ये क्या है? गद्दार। प्रेजेंट का मतलब क्या? गद्दार। अब किसी को गद्दार घोषित कर दिया जाए, देशद्रोही, तो भैया सीधे क्या है? डेथ सेंटेंस है, फांसी की सजा है उसे। मर्डर फांसी की सजा, बट इट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। कई बार क्या है? 14 साल की जेल, एक खून 14 साल की जेल, कई बार उम्र कैद, कई बार फांसी। वो कोर्ट के ऊपर बोला गया, कोर्ट देखेगा। 14 साल जेल में भेजना है, कई लोगों को 28 साल जेल में भेजा है। वहीं पे 20-20 साल के 2 वो लगे हैं, ठीक है, अब 40 साल। हाँ, अच्छा ये बताओ, अगर जैसे यहाँ पे ये एक तो ये था राम रहीम, ठीक है ना, तो इसके ऊपर क्या है? बहुत सारे केसेस लगे,
मर्डर का भी केस था, रेप का भी केस था, और पता नहीं क्या क्या, ये कब्रिस्तान बना रखा था इसने। ठीक है, ये आसाराम, ठीक है। अच्छा, आसाराम ने माइनर के साथ भी रेप किया। अगर माइनर रेप कर दे तो क्या होगा? उसको जेल होती है माइनर को। सर अभी वो मेरे कान में उसको रिव्यू तो कर दिया, कर वो माइनर है, छोड़ दिया उसको, छोड़ दिया है ना, तो माइनर को जेल नहीं होती। इसलिए तो उसको छोड़ा क्योंकि वो माइनर था। हाँ, बट एक बार चेक कर लेना, वैसे जेल तो होनी चाहिए मेरे हिसाब सर से। नहीं, उसको बर्तन वो क्या कहते हैं दुकान खुलवा के दिए टेलर। हाँ, हाँ। टेलर की दुकान की वो लगा कि भाई अब ये केस लग गया तो वो कौन लोग उसको देंगे नहीं, मतलब करवाने देंगे नहीं, जो उसकी हाँ, वो और मतलब वो करेगा गुनाह, और ऑफेंस करेगा। समझ नहीं आता इंडिया में वाला डिसीजन कैसे। मैं तो यार नंगा करके उसको JNK से लेके कन्याकुमारी तक घुमाते रहो। पीछे लट मार। लेकिन अभी शायद MP ने वो जब हुआ है कि उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया तो उनकी वो स्टेट में किसी के साथ भी रेप होता है, चाहे वो माइनर और उनकी और किसी ने भी, तो उसको सीधा वो कर देंगे फांसी की सजा। हाँ, सही। MP ने वो से कई केसेस में बोला गया फांसी देने से क्या होगा, तो आदमी मर जाएगा, फायदा क्या है फांसी देने? तो इसलिए उसे ऐसी मौत मारो कि वो हर दिन मरे। ठीक है ना, ये कहानी है। हाँ, हाँ, वो भी डरेंगे, ऐसी भयानक मौत होनी चाहिए। काले पानी की सजा सुना है सर? सऊदी अरब में मिलती है, वो क्या करते हैं, सिर्फ कितना सा डिस्टेंस होता है, आगे दीवार और पीछे दीवार और ऊपर से छोड़ देते हैं। आप जब तक जिंदा रहोगे, खड़े रहोगे, बैठ नहीं सकते, आप ऐसे ही मर जाओगे, खाना पीना कुछ नहीं। सर सऊदी अरब के जो ये चीजें हैं कुछ बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है। ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि अगर मान लो किसी ने रेप किया है तो हम उसे हैंग टिल टू डेथ की भी सजा दे सकते हैं। अब आ गया जी लाइफ इम्प्रिजमेंट। कब होगी आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट? उम्र कैद। अगर आपने क्या किया, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ मींस वैसे इम्प्रिजमेंट देन टिल लास्ट ब्रीथ ऑफ द, ये तो ठीक है, इसका मतलब बता रहा है कि अंतिम सांस तक आप कहाँ रहोगे, जेल में। इम्प्रिजमेंट में क्या है, दो चीजें थर्ड पॉइंट में, रिक्वाइजेस क्या लिखा है ये, रिक्वियस इम्प्रिजमेंट। तो रिक्वियस इम्प्रिजमेंट होगी मतलब अगर आप किसी को जेल करते हो तो उसको मिनिमम वेजेस पे की जाएगी। लिख लेना, अगर ये लिखा ना दैट इज हार्ड लेबर, ब्रैकेट में लिखना शुड बी पेड मिनिमम वेजेस, शुड बी पेड मिनिमम वेजेस, जैसे उसको मिलती थी। वो कौन था, ये क्या नाम है इसका, संजय दत्त।
रिगोरियस इम्प्रिजमेंट का मतलब कि आपको मिनिमम क्या दी जाएगी, वेजेस दी जाएगी। जैसे पत्थर उठवा लेंगे आपसे, जब आपको जेल करेंगे तो आपसे पत्थर उठाए जाएंगे, कठिन, हाँ इस तरीके से आपसे आटा पिसवाएंगे, आपसे पानी निकलवाएंगे, कारपेंटर का काम, ऐसे सब पत्थर तोड़ने का काम पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा। सिंपल इम्प्रिजमेंट क्या होगी, सिंपल इम्प्रिजमेंट कर दिया कि भैया असली में क्या है, आपने सम्मन दिया था, आप आए नहीं, तो सिंपल आपको इम्प्रिजमेंट, सिंपल बस जेल में डाल दिया। पर अगर किसी का मर्डर उडर किया तो आ जाते, तो तेरे को तो तिहाड़ जेल। जैसे आपने वो सुना फुल्लन देवी, भाई साहब रियल उसके ऊपर मूवी बनी हुई है, बैंडेड का, चंबल की पहाड़ी में रहते थे। चंडुंडी क्या बोल रहे हो? चंबल की पहाड़ी में रहते थे। हमारे नानी के गांव से थोड़ी सी दूर पे। चलो चल गया नेट। आज सुबह देखा था मैंने इसका, मूवी भी देखने लग गया था मैंने मूवी नहीं देखी। हाँ ये था ये पूरे जीवन में करते ठीक उसके सरकारी घर के बाद जैसे गोली मारी जाती, 13 साल बीत जाते। अब 13 साल बाद दिल्ली की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया। फैसला ये कि फूलन देवी का कातिल कोई और था, बल्कि वही शेर सिंह राणा, जिसने कत्ल के बाद 13 साल लग गए, बताओ हैं कि इसने मर्डर किया है। वो खुद कह देता है मैंने किया है मर्डर, 13 साल लग जाते। 2-3 हजार रुपए का तो करोड़ों का घर मिला हुआ इसे, एमपी थी ना ये। पृथ्वीराज रोड, चंबल की रानी फुल्लन देवी। जिसके नाम से कामता था चंबल, लेकिन साल 1983 में फूलन को सरेंडर करना पड़ा, फांसी न दिए जाने की शर्त पर। 1994 में फूलन रॉबिन हुड की छवि जो पहले पर्दे पर उतरी फिल्म बैंडेड की शक्ल 94 में ये मूवी बनी, तुम पैदा भी नहीं हुए। फूलन के नाम को भुलाए और मिर्जापुर से लोकसभा का चुनाव लड़वाया। मैं दिखाई दे रहा हूँ कहीं पे? फूलन देवी संसद भवन जा पहुंची, लेकिन चंबल की परछाई फूलन का पीछा नहीं छोड़ी। 25 जुलाई 2001 को देश की राजधानी दिल्ली संसद भवन से चंद कदमों की दूरी पर दिन दहाड़े फूलन देवी को उनके ही सरकारी बंगले के बाहर गोलियों से छलनी कर दिया गया। कत्ल के बाद कातिल मौके से फरार हो चुका था। कत्ल की गुत्थी से जूझती पुलिस अंधेरे में तीर चला रही थी। ये तभी अचानक एक नाम सामने आता है, शेर सिंह राणा। पुलिस फूलन के कातिल की तलाश में मारी मारी फिर रही थी। ये तभी 27 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलानिया ये कहकर हर एक को सत्य निकाल दिया कि उसी ने फूलन को गोलियों से उड़ाया है। एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद सरेआम इकबालिया बयान, राणा के इस बयान पुलिस को और भी पूरी तरह चौंका दिया। कत्ल
के बाद जब वो आसानी से छुप सकता था तो फिर उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारी? राणा का पहले इकबालिया जुर्म और फिर गिरफ्तारी फूलन देवी की हत्या के फौरन बाद हुई थी। अभी आपको हंसी आएगी, देखना थोड़ी देर में। आतंकवादियों को मौका जब दे सकते हैं तो मुझ जैसे आदमी को मौका क्यों नहीं मिल सकता? मैंने तो कोई देश के साथ गद्दारी नहीं करी और ठीक है, क्राइम है मेरे पर, दो केसेस है, वो मैं फेस करूंगा, लेकिन मुझे जमानत दे। मैं क्या था, फूलन देवी जो थी डाकू कैसे बन गई? हाँ, बचपन में रेप हुआ उसके साथ और उसको पूरे गांव में नंगा करके घुमाया गया। अब ऐसे से काम हुए उसके साथ और भाई साहब कभी जेल में डाल देते, कभी कुछ कर देते, कभी ये वो, मतलब एक लेडीज के साथ मतलब बहुत ही गंदा अत्याचार। और धीरे धीरे उसने गैंग ज्वाइन कर ली, डाकू बन गई वो भाई साहब। तो अब जब डाकू बन गई तो वो क्या करती थी, वो ऐसे लोगों को लूटती थी, समझ गया, जो गलत तरीके से पैसा कमाते थे ये वो। तो किसी घर में वो घुस गई, उस घर में उसने क्या किया, एक के बाप को मार डाला, जबकि वो असली में कोई गुनहगार नहीं था, ये नहीं था, पर गलती से मारना पड़ा ना। मान लो किसी को बचाए, तो वो कहते हैं ना जब आप उस दंगल में घुसोगे तो मतलब कई अच्छे इंसानों को भी बाईचांस मारना पड़ जाएगा, जैसे हिंदी मूवी में देखते हैं। तो उसने ऐसे ही मार दिया एक के। तब ये बंदा शेर सिंह राणा 4 साल का, तो इसके पापा को मार दिया था, मम्मी को मार दिया था, इसकी आंखों ने देख लिया था। तो नागिन की तरह इसने कहा अच्छा बदला तो लूंगा ही। तो इसने क्या किया, फूलन देवी के जो ड्राइवर था उससे दोस्ती कर ली। 3-4 साल अच्छी दोस्ती रही, आता जाता था उसके साथ, और एक दिन अपनी गाड़ी लेके पहुंच गया वहां पे। और जब वो आई और उसको मार दिया। उनको क्या पता था कि ये मारेगा। 30 साल के बाद बदला लिया उसने। वही सर आप बता रहे थे। हाँ मैं मारूंगा, ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो 30 साल के बाद अभी देखना, आपको एक चीज हंसी आएगी इसके बारे में। मैंने देखा, मेरे को बड़ी हंसी आई। मैं दिखाता हूँ आप, इसने तिहाड़ जेल में इसने क्या किया, बता दूं या देखोगे? दिखा दूं, देखने में ज्यादा मजा आता है। इसने क्या किया भाई साहब, हंसी आ जाएगी आपको। शेर सिंह राणा बिहार से फरार था। हाँ, इससे पहले देवघर में उसकी हाथ छान। अब तो ये मूवी भी देखूंगा। बिहार वापस नहीं जाना चाहता था। तेरे कारण जो है वहाँ पे लगभग 83 लोगों का तो लगभग कारण भी नहीं है। तो इसीलिए मैं अपना जीवन के खर्चे के लिए जो है, मैं जो आप सबने किताब का जिक्र किया, वो किताब मैं लिखूंगा और जो भी उससे 2 पैसे मिलेंगे उससे मैं अपना खर्चा पानी में चलाऊंगा। गिरफ्तारी के बाद करीब 2.5 साल बिहार जेल में गुजारे। आने वाला इसी दौरान एक बार उसने बयान दिया कि बिहार की सलाखें उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगी, और सचमुच हुआ भी ठीक ऐसा ही। सुबह 6:55 का वक्त, बिहार की जेल परेड के बाहर एक ऑटो आकर तमाम सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में पुलिस की वर्दी में एक आदमी ऑटो से उतरकर जेल के अंदर पहुंचा। अपना नाम अरविंद बताते हैं। उसने शेर सिंह राणा को हरिद्वार कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने की इजाजत मांगी। जरूरी कागजात को ध्यान से देखे बिना ड्यूटी पर तैनात बिहार के सुरक्षा कर्मचारियों ने राणा को नकली पुलिस के हवाले कर दिया, और इस तरह 7:05 पर फूलन देवी की हत्या का मुख्य आरोपी राणा बिहार की कैद से फरार हो चुका था। उसके बाद देखना गया कहाँ हो। जेल प्रशासन की ड्यूटी पूरे 40 मिनट बाद, यानी 8:15। इसके बाद तो जैसे जेल समेत पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद में जेल प्रशासन ने जेल में तैनात असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और गार्ड को सस्पेंड कर दिया। ये केस जो है पुलिस स्टेशन हरिनगर में 95 FIR अंडर सेक्शन 420, 170, 223, 224 में वहां पर रजिस्टर हो गया है। कितने सेक्शन लगा दिए? 420, 127 सेक्शन नोट करना एक बार। ड्यूटी ऑफिसर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट यानी 8:15। इसके बाद तो जैसे जेल समेत पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद में
एक भाषण में जेल में तैनात असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और गार्ड को सस्पेंड कर दिया। ये केस जो है पुलिस स्टेशन हरिनगर में 95 FIR अंडर सेक्शन 420, 170, 223, 224 में वहां पर रजिस्टर हो गया। 420 हाँ, तो ये देखना जाके क्या क्या है। 420 तो आपको पता है। ड्यूटी ऑफिसर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट प्रेमचंद एंड तो मैं बता देता हूँ इसने क्या किया, भाग के अफगानिस्तान चला गया और अफगानिस्तान जाके क्या लेने गया था, जो इसके पापा जी की अस्थियां थी वो जो दफनाया वफनाया जो भी मतलब किया होगा, जो पता नहीं कहते उनकी मिट्टी लेने गया। अब पता नहीं वहां जाके मिट्टी, पता नहीं ये शेर सिंह राणा मतलब मुस्लिम तो नहीं रहा होगा, मिट्टी वहां कहाँ पहुंच गई, मतलब क्या है समझ में नहीं आया। मिट्टी वहां लेने गया, फिर उसके बाद आके खुद बोलता है मैं आ गया हूँ, पकड़ लो। सर ये तो वो वाली बात हो गई मूवी चल रही है और फरार कैसे हुआ है। बताओ मतलब कितना बड़ा बेवकूफ बना देती है हार्ड जेल में जाके है। नकली पुलिस वाले आके कागज दिखाते उसको, हाँ भाई तू जा, उसको लेके जाते हैं कह के इसको कोर्ट में लेके जा रहे मतलब वहां के जेल में उसको पता ही नहीं है। हाँ आनी है, किताब लिखी इसने, मैं तो इसके ऊपर एक मूवी बना दूं, जबरदस्त बढ़िया मूवी बनेगी। फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, कौन सा सेक्शन आया था? 420, 170, 223, 224। हाँ देखो 120, 100 कौन सा बोला है, 120 FIR का सेक्शन है 95। हाँ ये सर FIR 95 थी। अच्छा नंबर था वो FIR, वो एक लास्ट 170 कोई सेक्शन 1 की सीरीज में है, 170 है। चलो कहीं पे आएगा 170 तो आपको दिखाएंगे। ये सारे सेक्शन IPC में लिखे हुए हैं, मतलब मेन ये कहानी है। तो फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी की जा सकती है, जैसे ये विजय माल्या ये सब भाग गए, इनकी प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। फाइन, तो फाइन आपके ऊपर लगाया जा सकता है, ठीक है ना। बाकी ये ना नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे।